जय हिंद, नमस्कार साथियों का फिर से आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं, आपको पता होगा। होमवर्क सीरीज में अभी तक हम लोग देख चुके हैं पॉलिटी का 4 डे हम लोग देख चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। आज देखेंगे संघीय कार्यपालिका, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमारे बिहार पुलिस के सिलेबस में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आज हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली सुबह को हम लोग हिस्ट्री का होमवर्क चलाते हैं, डेली शाम को साइंस का और रात को डेली पॉलिटी का। बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बिहार पुलिस के लिए आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है डेली। चलिए, भारतीय संघ में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल 53 में दिया गया है। देखिए क्या है कि भारतीय संघ में जो कार्यपालिका है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको ये क्वेश्चन पिछले वाला सेशन में भी हम बोले थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब भारत में संसदीय प्रणाली है, इससे पिछला वीडियो में संसद के बारे में हम आपको पढ़ाए हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, राष्ट्रपति जिसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होते हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र के होते हैं, कार्यपालिका कोई कार्य करते नहीं है, लेकिन सबसे सर्वोच्च होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक कार्यपालिका होते हैं भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट बढ़ते हैं। जो जो पॉइंट हम बोलेंगे आप नोट डाउन कर दीजिएगा। आपका राष्ट्रपति के बारे में जो दिया गया है अनुच्छेद मतलब 52 में, ठीक है। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। दोनों भी पॉइंट है। राष्ट्रपति पद की योग्यता 58 में दिया गया है, उसकी योग्यता के बारे में, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष का हो जो लोकसभा के सदस्य बन सके, चुनाव के समय लाभ के पद पर धारण नहीं हो, किसी भी चुनाव के समय वो लाभ के पद पे नहीं हो, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट दिया है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचन के योग्य हो, मतलब 25 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अब 35 वर्ष आयु इनकी होनी चाहिए, भारत के आपका नागरिक हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पे हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है तो उसे लाभ के पद पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल 54 में, आर्टिकल 54 में जो भी आर्टिकल है याद रखिएगा, आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात की गई है, ठीक है, राष्ट्रपति की। इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी शामिल होते हैं। ये हमारे लिए भी पॉइंट इसलिए बन जाता है, क्वेश्चन आता था कि डायरेक्ट कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, तो पुडुचेरी और दिल्ली के, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए, ये सब आपको नहीं याद रखना है। चलिए, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। देखिए यूएसए में क्या है, कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसमें अनुच्छेद 55 में कहा गया है। देखिए एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, आप देखें कहीं पर भी कि राष्ट्रपति के चुनाव ये बोला जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव है होने वाला, सब लोग चलो वोट देने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो सभी लोग क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सकल सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जाते हैं और एकल संक्रमणीय द्वारा यहाँ पे चुनाव करते हैं। जिस पक्ष में आपको ज्यादा वोटिंग होता है वहां पर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता है, आपको
कि इसका निपटारा किया जाता है। कोई भी अगर विवाद हो गया उसको सुप्रीम कोर्ट में निपटारा किया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आज बने राष्ट्रपति, आज से लेकर 5 साल तक का डेट जब तक नहीं होगा तब तक अपने पद से वो नहीं हटेंगे, ठीक है। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो नहीं हटते। आर्टिकल ये 56 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। कोई राष्ट्रपति बन गया मान लीजिए, उनको शपथ कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, सीजीआई वगैरह से रिटायर्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जाकर के उनको शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 77 एक अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कहीं जाएगी। देखिए, कहीं आप दूसरा देश, जैसे प्रधानमंत्री दूसरा देश में चले गए, तो वो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री के नाम से थोड़ी ना साइन होता है कोई भी MOU वगैरह कुछ भी, वो किसके नाम से साइन होता है? राष्ट्रपति के नाम से साइन होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट भी है, बिहार से रिलेटेड है, बिहार के ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। और एक ये भी रखिएगा, दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो प्रथम आपके उपराष्ट्रपति थे, द्वितीय आपका राष्ट्रपति थे, ठीक है। एक चीज और देखते हैं, आपका स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहले राष्ट्रपति आपका कौन बनी? कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले पद त्याग सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वैसे तो 5 वर्ष से पहले वो पद नहीं त्याग सकते, लेकिन किस अवस्था में वो त्याग सकते हैं देखते हैं। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा, वो अगर त्याग पत्र खुद से जाकर के उपराष्ट्रपति को दे दे तब, ठीक है। लेकिन यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक है। 56 के 2 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। हम बार बार इससे पहले पढ़ाए, आपको बोले हैं महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। याद रखिएगा, आर्टिकल 61 बार बार पूछा जाता है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण है। संविधान का अतिक्रमण मतलब क्या? अगर संविधान में कोई तरह के अगर दिक्कत हुआ है, कुछ हुआ है, तब जाकर के राष्ट्रपति द्वारा अगर कुछ किया गया संविधान में छेड़छाड़, तो वहां पे क्या किया जाएगा? उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को महाभियोग आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लेख संसद किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लगाया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। दोनों में याद रखिएगा दोस्तों। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति के 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी, अगर जिस पर सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर किए हो, संसद उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव हो। देखिए, अगर आप महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं, आपको 14 दिन पहले लिखित दे करके राष्ट्रपति के पास भेजना होगा, और उसमें 1/4 मतलब कि अगर 100 आदमी है, ठीक है ना, 100 आदमी है तो इसका 1/4 मतलब 25 आदमी इस पे हस्ताक्षर होनी चाहिए, तब जाकर यह पास होगी, ठीक है। 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होगा, ठीक है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। 1/4 व्यक्ति क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। 2/3 व्यक्ति क्या करेंगे? इस पे आपका बहुमत पारित करेंगे, तब इस पे महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अच्छा, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 माह के अंदर ही भरा जाना चाहिए। अगर कोई राष्ट्रपति हट गया, मान लीजिए 6 माह के अंदर चुनाव होकर उनके पद को भरा जाना चाहिए, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रपति पद रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा 62 में, किंतु उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य उत्तराल ना होने पाए, इसलिए यह उपलब्ध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने जाने पर तब तक पद पर बना रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 5 साल पूरा हो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति का
बीच में कोई युद्ध आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, राष्ट्रपति चुनाव नहीं हुआ, तो ये तब तक बने रहेंगे, 6 साल हो तो 6 साल तक बने रहेंगे, तब तक दूसरा चुनावित कर होके नहीं आ जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। अन्य अक्षमताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 70। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रिक्त हो, ऐसी अक्षमताओं में आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन को बंद में इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझेंगे वैसा उपबंध करेंगे। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेंगे, राष्ट्रपति कार्य के निर्वहन करेंगे। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, राष्ट्रपति होना चाहिए, ये नहीं है तो उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्हें आजीवन आपको मेडिकल फ्री, आवास, इलाज सुविधा, आपके राष्ट्रपति के वेतन पे आपको टैक्स नहीं लगता है, याद रखिएगा। आप ये याद रखिएगा पॉइंट, अब ये रखिएगा दोनों। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति उनकी पत्नी दुनिया में कहीं भी मुफ्त में चाहे घूम सकते हैं। राष्ट्रपति के 5 साल लोगों को सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, याद रखिएगा, BBI है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। राष्ट्रपति का पेंशन कितना है, 1.5 लाख रुपए प्रति माह। साथ ही स्टाफ खर्च भी के लिए 60,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। मतलब राष्ट्रपति रिटायर भी हो गए तो उनको 1.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन और 60,000 रुपया प्रति माह स्टाफ खर्चा दिया जाता है। राष्ट्रपति का अधिकार और कर्तव्य देखिए, नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद सबका कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा CAG जो होते हैं उनका कर सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल का कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी कर सकते हैं। राज्यों के मध्य समन्वय के अंतर्राष्ट्रीय परिषद के कर सकते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कर सकते हैं, जैसे UPSC का अध्यक्ष। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त का कर सकते हैं। ठीक है, वित्त आयोग का कर सकते हैं। भाषा आयोग के सदस्य को कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, इतना याद नहीं रखिएगा, लेकिन आपको याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महालेखा चुनाव आयुक्त, ये सब पूछ लिया जाता है बहुत बार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब पावर जो होती है। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संसद के 3 अंग जो होता है आपको बताते हैं हम। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है आपका राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो संसद के ये अंग होते हैं। आपका कोई भी बिल जो पास होता है पहले राज्यसभा में होता है, लोकसभा में होता है, तब जाके राष्ट्रपति साइन यदि उस पर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, बिल। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने के, लोकसभा भंग करने के संबंधित अधिकार। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो कब मतलब कि लोकसभा भंग करना है, क्या करना है, सब अधिकार इसके पास है। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन पश्चात प्रथम सत्र प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ के सम्मिलित रूप से भाग। देखिए, राष्ट्रपति के पास ये है कि सदन को भंग कर सकते हैं। अभिभाषण के लिए सम्मिलित रूप से अभिभाषण शक्ति है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन पश्चात प्रथम प्रारंभ कर सकते हैं वर्ष में कि लोकसभा कार्यवाही को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। मतलब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा तभी वो कानून बनती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं और नामों परिवर्तन संबंधित विधेयक। अगर आप कोई राज्य नया बना रहे हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को भी अंदर करेंगे और नया बना रहे, तो इस समय भी क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति शामिल होना चाहिए। धन विधेयक अनुच्छेद 110 संचित निधि व्यय करने वाले विधेयक, ऐसे काम जिसमें राज्य हित जुड़े हो, प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्य के बीच व्यापार वाणिज्य ये सब चीज हो,
तो निबंध लगाने वाले विधेयक, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति अपने संयुक्त बैठक बुलाते हैं। देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं कि कोई मामला गया राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों फंस गया मामला, तो वो कैसे निपटारा होगा, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति दोनों के बीच जो है एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं, संयुक्त बैठक, ठीक है, दोनों के बीच। और संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया आर्टिकल 108 में, याद रखिएगा, मोस्ट भी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां पे क्लियर कर देता है बात को। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। जैसे अगर हमें कोई देश का अनुदान देना है, किसी राज्य में अगर बाढ़ आ गया उसको अनुदान देना है, तो किससे सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति सहमत होंगे तभी हम दे सकते हैं। आर्टिकल 113 में संसद सदस्यों को मनोनयन का अधिकार, राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के आपके अनुच्छेद 331 के तहत प्रावधान की गई है, जिसे आर्टिकल 104 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। कल के क्लास में भी आपको हम ये चीज बोले थे और इस 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी किया, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जो है, इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में अनुभव की दक्षता के लिए 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। देखिए लोकसभा में जो 2 व्यक्ति को किया जाता था एंग्लो इंडियन को, उसके समाप्त कर दिया गया, लेकिन 12 व्यक्ति को लोकसभा में किया जाता है, वो अभी भी है अनुच्छेद 80(3) के तहत, याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी की जाती है, अध्यादेश जारी की जाती है। आप ये चीज याद रखिएगा कि अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, 123, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कुछ नहीं। चलिए, सैनिक शक्ति, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सम्मिलित होते हैं, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सैनिक के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना। राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेश के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति करता है, भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति के अनुमोदन करता है, ठीक है। क्षमादान, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड क्षमा कर सकते हैं, प्रतिलंबन कर सकते हैं, परिहार, लघुकरण, मतलब किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए क्षमा कर सकते हैं, किसी का मतलब कि जो सजा घटा सकते हैं, यही सब चीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। कोई व्यक्ति का क्षमादान के लिए अगर दिया गया मान लीजिए, और उसको अगर राष्ट्रपति वहां पर क्या किए, खारिज कर दिए, तो उसको आप फिर से वहां पे नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है। आपातकाल आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़िएगा, उससे अच्छा यहीं पे आपको हम आपातकाल के बारे में बता देते हैं। भाग 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 352, 360 के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। 352, 360, 356 भी होता है, वो राज्यपाल के लिए 356 होता है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं, युद्ध या बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, जैसे अभी पाकिस्तान युद्ध हुआ तो आपात घोषित कर सकते थे, किसमें, 352 के अंतर्गत, ठीक है। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है, ये भी लगाया जा सकता है। राज्य में मान लीजिए कहीं विद्रोह हो गया, आपका कोई भी संकट हो गया, फिर लगाया जा सकता है। राज्यों अनुच्छेद 56 के अनुसार देखते हैं, अर्थात राष्ट्रपति शासन, ठीक है। वित्तीय आपात जो होता है 360 के अंतर्गत न्यूनतम अवधि 2 माह होती है, लेकिन वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न या उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है। देखिए राष्ट्रपति जो है ना, उच्चतम न्यायालय के जो जज या वकील होते हैं उनसे परामर्श कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो विचार लेंगे कि क्या ये देश के लिए सही होगा, वो लोग अपना अपना विचार रखेंगे। आर्टिकल 143 तहत राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए, वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, साइन करता है, ठीक है। राष्ट्रपति उसको रोक करके भी रखता है। वीटो शक्ति 3 प्रकार का होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वो विधेयक
धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनः निर्वाचन के लिए लौटा सकता है। देखिए, एक धन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक में कोई टांग नहीं अड़ा सकता है, आप याद रखिएगा। लोकसभा के अलावा राज्यसभा, राष्ट्रपति कोई नहीं रोक सकता है धन विधेयक को, याद रखिएगा। धन विधेयक के अलावा क्या करता है, कोई भी विधेयक को वो पुनः विचार के लिए संसद में लौटा सकता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है कि नहीं, तो नहीं लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। एक बार मानिए लौटा देता है, फिर जाके फिर दोबारा गया तो उस पर स्वीकृति देती ही है राष्ट्रपति। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों को वीटो शक्ति कहते हैं, अर्थात ये विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, वीटो लेटिस शब्द जिसका अर्थ होता है रोकना। भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है, अत्यधिक वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो, ठीक है, और जेबी वीटो। अत्यधिक वीटो जो होता है, विधायिका जो होता है वो अपनी राय सुरक्षित रखता है। निलंबनकारी मतलब कि निरस्त कर देना, ठीक है, और जेबी वीटो होता है कोई निर्णय नहीं देना। नेक्स्ट, तीनों पॉइंट आपको हम समझा ही दिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक करके रख सकता है, परंतु उसे संसद के पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी स्वीकृति उस समय देता है जब संसद उसकी पुनः मति से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों को राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया था। देखिए, इंदिरा गांधी के जब समय था ना, उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि राष्ट्रपति पर मतलब संविधान संशोधन के लिए बाध्यकारी उनको बना दिया था, ठीक है। उसी समय राष्ट्रपति को एक क्या किया गया, बाद में जाकर के एक शक्ति और दिया गया था। हम लोग देखते हैं, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिका संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचार था लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वो विधेयक पर धन विधेयक ना हो, राज्य को विधायिका को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकता है। देखिए, कोई भी राज्यपाल जो होता है उसके पास भी मेन रूप से वीटो होता है, वो भी ये चीज कर सकते हैं अगर राज्य के प्रति कोई भी बात हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित, ये सब पॉइंट आपको नहीं याद रखना है आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होते हैं, भारत में राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश से नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा, BBI है। डॉक्टर S राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बने। केवल BV गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति बने। याद रखिए कि ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 63 में दिया गया है, संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। BBI पॉइंट है, याद रखिए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होती है, कल भी हम बताए थे आपको, आर्टिकल 64 में, अनुच्छेद 79 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत करते हैं। देखिए, राज्यसभा में जब क्या होता है, दोनों मत टाई हो जाता है, दोनों बराबर होता है, तो निर्णायक मत ये कर सकते हैं। योग्यता, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य आपकी तभी होंगे जब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं हो, ठीक है, याद रखिएगा।
वे संसद के किसी सदन ने राज्यसभा विधानमंडल के किसी सदन सदस्य नहीं हो। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाएगा उसने उस सदन को अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर लिया। कोई भी पद पे यदि वो नहीं रहेगा, ठीक है, या मतलब कि पद पे वो नहीं रहना चाहिए उस समय, ठीक है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल 66 में दिया गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों सदस्य मिलकर के बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन का मतदान गुप्त होता है। दोनों मतलब सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के इनके निर्वाचन करते हैं, ठीक है। इसमें विधानसभा वगैरह नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचन गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ आपका निर्वाचित सदस्य ही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मनोनीत सदस्य भी है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद से ग्रहण करने से 5 वर्ष तक बने रहते हैं। ये भी आर्टिकल 67 में। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है। ये अगर पद त्यागेंगे तो राष्ट्रपति को कह करके। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित किए हो, जिससे लोकसभा सहमत हो। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने आशय कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई। जिससे राष्ट्रपति में आपको भी दिया गया था 14 दिन पूर्व सूचना, ऐसे ही उपराष्ट्रपति में भी दिया जाएगा, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं ग्रहण कर ले। मतलब वो भी यही बात है, कोई नया उपराष्ट्रपति जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ये पद ग्रहण किए रहेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। सब कुछ है राष्ट्रपति जैसे ही, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ फैक्ट है यहाँ पे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के राजदूत थे। राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं, आर्टिकल 65। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि 6 माह की होती है, 6 माह से ज्यादा नहीं करेगी। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना ही होना चाहिए। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होता है। जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति को होते हैं वो उपराष्ट्रपति को भी मिल जाते हैं। चलिए, जिस किसी कला अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वो राज्यसभा के सभापति पद कार्यों को नहीं करेगा, अनुच्छेद 97 का अधीन। राज्यसभा के सभापति वेतन और भत्ते को हकदार नहीं होगा। साथियों, जो आपको अच्छा लगा होगा यदि वीडियो शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।